गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी के लिए मैं लगातार 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन ला रहा हूं और आप सभी मेरे साथ जुड़कर अभ्यास भी कर रहे हैं। आज पुनः आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। मेरे साथ जुड़िए और 10 से 15 मिनट के अंदर में आप 50 प्रश्नों का अभ्यास करिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा और हमेशा याद करना तो ज़रूरी है ही बच्चों, साथ ही साथ रिवीजन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन, देखो। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी जो कहा जाता है बच्चों, वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है। फ्रंटियर गांधी को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। फ्रंटियर गांधी बोले या सीमांत गांधी बोले, दोनों ही बात सेम है बच्चों। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो सुमेलित नहीं है। नेताजी उपाधि किसे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को। बिल्कुल सही है। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, अभी आपने पढ़ा। फ्रंटियर गांधी बोले या सीमांत गांधी बोले, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसका मतलब बी गलत है। देश बंधु किसे कहा जाता है? CR दास, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दीन बंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रयूज़ को कहा जाता है। तो बच्चों ये सभी याद रखिएगा। देश बंधु किसकी उपाधि है? दीन बंधु है ना, किसे उपाधि दिया गया है? तो ये सब याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछा था कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? तो पंजाब केसरी का जो खिताब दिया गया था वो दिया गया था लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है बच्चों स्क्रीन पर, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में कौन विख्यात है? तो भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में जो विख्यात है वो हैं दादा भाई नौरोजी। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया। महात्मा कब उनके नाम के पहले जोड़ा गया? तो वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कब बच्चों? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो अंत्योदय का जो विचार दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा किसने की थी? यह घोषणा जो किया था बच्चों वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। अगला है, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? ये किसने कहा था? ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला है, किसने कहा मध्यरात्रि के टंकार पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये किसने कहा था? तो ये कहा था भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है बच्चों, बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था, हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये शब्द कहे गए थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 की सुबह। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लॉन्ग ईयर्स एगो वी हैव मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये शब्द किसने कहा था? अभी जो आपने पूरा लंबा सा भाषण पढ़ा था हिंदी में, उसी का इंग्लिश लिखा हुआ है। लॉन्ग ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, वी हैव मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी हम लोगों ने तकदीर के साथ जो प्रयास किया, मेहनत किया, है ना। सेम वही चीज़ जो हिंदी उधर लिखा हुआ था बच्चों, उसी की इंग्लिश है। लॉन्ग ईयर्स एगो वी हैव मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये शब्द किसने कहा था? तो डेफिनेटली 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी भाग्य के साथ प्रयास बहुत हुआ, अब जाग उठने की जरूरत है।
मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है, याद रखिएगा। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी महात्मा गांधी। अगला, यह किसने कहा था? आई वॉन्ट टू द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। ये किसने कहा था? ये कहा था बच्चों किसी और ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने। आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स, यानी मैं सभी देशों की संस्कृति को क्या चाहता हूं? एज सुन एज मैं अपने देश में चारों ओर फैलता हुआ दिखना चाहता हूं, है ना। आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स, यानी सभी देश के कल्चर को मैं अपने देश में फैलता हुआ प्रसारित होता हुआ देखना चाहता हूं, एज फ्रीली एज, और स्वतंत्र रूप से, कोई रोक टोक नहीं, एज फ्रीली एज पॉसिबल। और ये वाक्य किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देश बंधु के नाम से जाने जाते थे? देश बंधु के नाम से जाने जाते थे चित्तरंजन दास, CR दास। एक भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला है बच्चों, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। किस नेता ने यह कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जब जनभावना एवं उत्साह अपने महत्तम उबाल पर है, ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। गांधी जी द्वारा एक पक्षी ढंग से फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर यह किसने कहा था? चौड़ी चौड़ा कांड 4 फरवरी 1922 को जब हुआ था, तो उसके बाद बच्चों, इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। और वापस लेने के बाद जब जैसे ही वापस लिया तो सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें ही कहा था, यह किसी आपदा से कम नहीं है यदि आप इसे वापस लेते हैं तो। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। अगला है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, अर्धनग्न वस्त्रों में गांधी जी द्वारा वायसराय के महल में चढ़ना एवं ब्रिटिश साम्राज्य के नुमाइंदों से बराबरी की स्थिति में बैठकर अपना अधिकार मांगना एक सर्वनाक एवं मतली उत्पन्न करने वाली घटना है। ये वचन किनके थे? तो ये वचन किसी और के नहीं। ये किसने कहा था? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। सोचिए महात्मा गांधी की ताकत कितनी होगी, है ना। अर्धनग्न के जैसा, है ना, कहने वाला इंसान और बराबरी में जाके अधिकार मांग रहा हो, है ना, इससे बड़ी और ताकत क्या दिखा सकता है। और आज के लोगों में तो क्या ताकत है वो तो आप सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? गांधी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? विनोबा भावे गांधी जी से बहुत प्रभावित और उनके विचार को मानने वाले थे। लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो लोकनायक की उपाधि जो दिया गया है वो जयप्रकाश नारायण को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला स्क्रीन पर प्रश्न है बच्चों, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो ये किस पुस्तक में लिखा है? तो ये हिंद स्वराज में लिखा है। तो ये भी याद रखिएगा, हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। अगला है बच्चों, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र जो शुरू किया था वो जेम्स हिक्की ने किया था। किसने किया था? जेम्स हिक्की ने। अगला है बच्चों, किसके शासनकाल के दौरान देसी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? किसके शासनकाल के दौरान देसी पत्र समाचार दर्पण, कौन सा? समाचार दर्पण जो प्रकाशित हुआ था वो मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स, है ना। इंग्लिश नाम भी बच्चों पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगला है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया था? तो श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद जो किया था वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने। किसने? चार्ल्स विल्किंस। अगला है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो लिखा गया है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के जो रचयिता हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान रचित गीत अमार सोनार बांग्ला से बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष प्रेरित हुआ और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। इस गीत की रचना किसने किया था? इस गीत की रचना किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
और बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन चुका है ना। अगला है बच्चों, अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित हैं। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित जो हैं वो कौन है? मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है बच्चों, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। कौन सा बच्चों? यंग इंडिया। यंग इंडिया किसने लिखा, किसने प्रकाशित किया था? तो महात्मा गांधी ने। भारत एक खोज है, भारत एक खोज है, ये किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला है बच्चों, अब साइंस के क्वेश्चन को शुरू होंगे। साइंस के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। माध्यम दिए गए हैं, एक में जल है, दूसरा में इस्पात है और नाइट्रोजन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ध्वनि जो है सबसे तेज ठोस में, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में, है ना। और ठोस को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है बच्चों, ये पता होना चाहिए आप सभी को। इसमें से सजाना है और किस रूप में सजाना है? आरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा किसमें? तो सबसे कम किसमें होगा आप ही बताओ? तो सबसे कम होगा गैस में, यानी नाइट्रोजन में सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा 3 से, और गैस के बाद द्रव में आएगा, जल में 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी आंसर होना चाहिए बी फॉर बिहार। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होगा? तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है बच्चों ठोस में, और ठोस मतलब इस्पात। ठोस मतलब इस्पात। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः क्या है? ध्वनि का वेग वायु में जो होता है, याद रखिएगा, 330 मीटर प्रति सेकेंड। 330 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? तो निश्चित रूप से ध्वनि का वेग जो होगा वो ठोस में ही, और यहाँ धातु में सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगला है, ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है? नहीं, ध्वनि तरंगे को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, निर्वात में नहीं चल सकती है। केवल ठोस माध्यम में चल सकती है? नहीं भाई। केवल गैसों में चल सकती है? नहीं भाई। ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, बिल्कुल सही है। और ये तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलता है, बट ऑप्शन के अनुसार से डी सबसे बेस्ट ऑप्शन है बच्चों। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, यानी ध्वनि नहीं चल सकती है? तो याद रखिएगा, निर्वात में कभी भी ध्वनि नहीं चलती है। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों, म्यूजिक कंसर्ट मतलब म्यूजिक जो होता है बच्चों, किसी हॉल में जब बंद कमरे में म्यूजिक यानी गाना जब प्ले होता है, म्यूजिशियन सब जो गाते हैं, है ना, सिंगर लोग जो गाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वो जो दीवार होता है, वो दीवार से प्रतिध्वनि ना मिले, इको ना मिले, यानी जो गा रहे हैं तो बार बार श्रोता को इको ना फील हो, इसके लिए एक स्पेशल दीवार और छत बनाया जाता है खास करके, है ना। और वो स्पेशल छत और दीवार किसका होता है बच्चों? वो फाइबर का, है ना, फाइबर का कुछ बनाता है वो लोग। और किस लिए बनाया जाता है? ध्वनि का अवशोषण करने के लिए। ध्वनि का अवशोषण करने के लिए, जिससे प्रतिध्वनि यानी इको वहां पे फिल ना हो, है ना। अगला है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह क्या है? जब भी आप बोलते हैं किसी हॉल में बैठिएगा तो उधर से इको रिफ्लेक्ट करता है ध्वनि, है ना। तो कहता है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए परावर्तित सतह जहां से रिफ्लेक्ट हुआ और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होना चाहिए बच्चों, वो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? 16.5, लगभग 17 मीटर होता है। लगभग कितना? 17 मीटर होता है ना। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बच्चों। यदि आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होगा तो निश्चित रूप से आप इसे समझ के भी निकाल सकते हैं कि कैसे 17 होता है। फिलहाल आप याद रखिए, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच, सेम सवाल, ध्वनि के स्रोत और परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई पड़े? तो निश्चित रूप से 17 ही ऑप्शन जाने वाला है। 16.5 बोलिए, 17 बोलिए, लगभग 17 होता है बच्चों, क्योंकि 33/2 आता है। फाइनली क्या होता है? 33/2। ये यहाँ से कैलकुलेशन निकलता है 330 का 1/10 और डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ध्वनि के एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व, ये किस पर निर्भर करता है? तो तारत्व निर्भर करता है तीव्रता पर। किस पर? तीव्रता पर, इंटेंसिटी पर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, क्यों भाई? इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। भारतीय महिलाएं आप जानते हैं कि झगड़ा बहुत करती है। यदि आपको झगड़ा शांत करना है तो निश्चित रूप से दोनों को चंद्रमा पर पहुंचा दीजिए, झगड़ा ऑटोमेटिक शांत हो जाए, क्योंकि दोनों चिल्लाएगा, एक दूसरे का आवाज सुनेगा ही, कितनों गाली देगा, सुन ही नहीं पाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट।
मतलब कम लंबाई होगा तो ज़्यादा इंटेंसिटी पैदा होगा, कम लंबाई ज़्यादा इंटेंसिटी, और ज़्यादा लंबाई कम इंटेंसिटी, राइट। तो यहाँ पे कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति नहीं, कम लंबाई होगा तो आवृत्ति भी क्या होगा, हमें निम्न दिखाई पड़ेगा, ध्वनि की आवृत्ति क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। यहां कह रहा है तो इसका मतलब ये गलत है बच्चों, ये क्या है, गलत है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होता है। याद रखिएगा, ठोस को छोड़ के द्रव और गैस जो बचा, द्रव और गैस में कौन सी तरंगें पैदा होती है, अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होता है। केवल अनुदैर्ध्य जो है वो प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में क्या होती है बच्चों, प्रगामी होती है, राइट। और ठोस में, द्रव और गैस में ओनली अनुदैर्ध्य, द्रव और गैस में ओनली अनुदैर्ध्य, लेकिन ठोस की जब बात करेंगे तो उसमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे, उसमें क्या होता है, दोनों तरंगे, केवल अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही तरंगे वहां पे क्या होता है, प्रगामी होता है। यानी यहाँ पे ना तो एक सही है ना तो दो सही है, यानी आंसर क्या होना चाहिए, डी नंबर, राइट बच्चों। अगला है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का जो प्रयोग किया जाता है वो ध्वनि की तीव्रता मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिबल का यूज करते हैं। अगला है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, किस हर्ट्ज की लिमिट तक मनुष्य अपने कान से सुन सकता है। तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, है ना। 20,000 से प्लस जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पता है आप लोगों को, क्या कहते हैं बच्चों, अल्ट्रासोनिक। यहां देखो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, तो इसमें आंसर क्लिक किया ना बच्चों, यस, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए नंबर। अगला है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, श्रव्यता सुनने, सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया बच्चों, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर यानी एक स्टैंडर्ड ध्वनि कौन सा है, तो याद रखिएगा 60 डेसिबल। कितना है बच्चों, 60 डेसिबल है। कितना है बच्चों, 60 डेसिबल। अगला है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो गर्भ में जो भ्रूण का विकास होता है बच्चों, उसको जानने के लिए डॉक्टर लोग कौन सी तरंग का यूज करता है, जैसे आप सुने होंगे सोनोग्राफी होता है ना, बच्चे का स्थिति जानने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर लोग, सोनोग्राफी करवाते हैं। तो सोनोग्राफी में यही पराध्वनिक तरंगे, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव, है ना, इसी का यूज किया जाता है बच्चों। अगला है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है अंधेरों में उड़ने का, यही पराध्वनिक तरंगे वो निकालती है, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा वो क्या होता है, निर्देशित होते हैं। तो ये थे बच्चों आज आप सभी के, एक पराश्रव्य होता है, एक क्या कहलाता है पराश्रव्य, और एक होता है अवश्रव्य। 20,000 हर्ट्ज से पार हो जाए तो पराश्रव्य कहलाता है, और 20 हर्ट्ज से नीचे हो तो अवश्रव्य कहलाता है, राइट बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे साथ जुड़कर अभ्यास किए होंगे। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर लाइक कमेंट करिएगा और दोस्तों तक शेयर भी करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।